में लग जाता है। अरे खटाखट रीड मैं खटाखट मैं पूछो। करूंगा। अच्छा, क्या रीड करोगे उसमें? जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बनाता कौन है, फिर उसमें करंट में क्या नहीं, आता है, रीड नहीं कैपिटल करना में क्या आता है। बहुत शॉर्ट है यार, है, रीड एक नहीं से डेढ़ करना पेज। है ये। रीड नहीं करना है। ये डिस्कस कर इनिशिएटिव लेते रीड हैं। करने का है ही नहीं। रीड नहीं बोल रहा हूँ मैं करने को, कि जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है, फिर उसमें दो पार्ट है, कैपिटल है, करंट है। करंट में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें डेफिसिट किस में चल रहा है, हमारा सर्विस में सरप्लस चल रहा है, रेमिटेंस कितना आ रहा है, रेमिटेंस में इंडिया की करें वो क्या है, रैंकिंग क्या है। चाइना के बाद शायद इंडिया ये है कि इंडिया की चाइना, इंडिया के बाद चाइना है। वो ट्रेंड क्या रहा है उसका, नहीं तो सर, डेफिसिट का। तो गाजी मलिक आप ही शुरू करो, नहीं तो स्टार्ट करो अरे मेरे, इंट्रोडक्शन मैं से। वही तो कह रहा हूँ, वरना मैम को आने देते हैं तब करते हैं ना। यार एक्चुअली 15-20 मिनट ऑलरेडी हो गए यार। रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया है क्या? मत करना रिकॉर्डिंग। मत कर, यहाँ दिख रहा है आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है क्या? समवन मेरे स्टार्टेड को द बोल रहे हो रिकॉर्डिंग। क्या? हाँ, समवन नहीं सर। स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। अच्छा। ये यहाँ पर रिकॉर्डिंग का सिंबल बन रहा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। विल वो स्टार्ट विद। ऊपर लाल वाला सर। हाँ हाँ, वो लाल लाल वाला, पता नहीं कौन रिकॉर्ड कर रहा है। सीक्रेट मैम ने चालू किया होगा मे बी। अच्छा चलो ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, शुरू करते हैं। यस यस। हेलो। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाता कौन है, किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल वो बैंक होती है वो बनाती है, जैसे आरबीआई इंडिया में है ना। तो वो प्रिपेयर करती है। दो पार्ट होते हैं, करंट और, वैसे वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना होता होगा आपके हिसाब से। धीर धीर धरो बेटा, धीर धरो, थोड़ा धीर धरो। 0-0। जीरो। थोड़ा धीर धरो। जीरो। ये बताओ, ये बताओ, ऐसे रीड नहीं करना है। जैसे है रीड मैं कर ही नहीं रहा हूँ, बिजनेस कैमरा इनिशिएटिव। लेके बैठा हूँ। अरे आराम से भाई, आराम से, सुबह सुबह इतना ताकत ना लगाओ। चलो चलो। ओके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इनिशिएटिव, जैसे हम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू हम्म, बैक टू बैक करे जाएंगे। और जिससे जितने हम्म, ज्यादा क्वेश्चन बने उससे ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे। एंड जस्ट दैट्स इट, ओके। इंडिया की फर्स्ट ठीक है। आईएफएससी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ बना है? मतलब आईएफएससी अथॉरिटी एक्ट पास हुआ था 2019 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना है? अहमदाबाद में। गिफ्ट सिटी जो है वो शायद। हाँ, तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, आईएफएससी अथॉरिटी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ बन रहा है? अच्छा। दिल्ली है क्या सर? गांधीनगर। दिल्ली है सर। नहीं नहीं, क्या गांधीनगर। ओके। गुजरात। गांधीनगर, गुजरात। ओके। आरओडीटीईपी क्या है? सर कम अगेन। RODTEP। मैं फुल फॉर्म बोल देता हूँ। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। अब ये तो कॉमर्स बोल ही दिया। मिनिस्ट्री वाला क्या। ये हाँ, बोल ही एक्सपोर्ट दिया है। सब्सिडी का कुछ चेंज फॉर्म है ना। हाँ, एक्सपोर्ट सब्सिडी का चेंज है। MIES जो चल रही थी ना पहले, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सिस्टम वाला, उसमें WTO को एतराज था। तो इसमें थोड़ा सा नाम वाम चेंज करके, प्रीपैक करके, थोड़ा RODPT लगाया गया है, DTEP। पुतिन सर। तो सर बेसिकली मतलब अब ये मैं है, क्या कह, एक्सपोर्ट पे सब्सिडी। एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, उनके लिए। उनके लिए सब्सिडी। पुतिन सर, हम्म। मैं क्या कह रहा था, वो पहले वाले जैसे मैं सब्सिडी वाला जो सिस्टम था ना, उस पे थोड़ा ऑब्लिगेशन था, इसलिए उसको बस उसका बस फॉर्म चेंज कर दिया इन्होंने। हम्म। पुतिन सर, मैं क्या कह रहा था कि जो मैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ कि जैसे हम्म। ये बीओपी का है ना, तो हम्म। जैसे डेफिसिट है तो उसको कम करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं ना, वो ट्रेंड उसकी तरह से पढ़ता हूँ मैं। ये रैंडम जो है ना वो थोड़ा मैं, मुझे वो हो जाता है। थोड़ी ना यूपीएससी आपसे समझ रहे हैं आप मैं क्या सीक्वेंस कह में रहा हूँ। पूछे। हाँ, सीक्वेंस तो में थोड़ी ऐसा ना करते पूछे। नहीं हैं नहीं, ना गाजी सीक्वेंस मलिक। नहीं पूछे, सीक्वेंस नहीं पूछते, गाजी मतलब मलिक वो ऐसा रिवीजन का करते जो हैं तरीका है ना। हाँ। हाँ सर। ऐसा करते हैं ना
कि सर को पूछने दो एमसीक्यूज, एक बार सर के एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे तो अपन थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लेंगे, जहां लगेगा डिस्कशन लैग कर रही है। क्या बोलते हो आप? हाँ डन डन। ओके, सो ओपेक का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना। हाँ। बाबा कल्याणी कमेटी किससे कहाँ कितनी बोला? कंट्री है? एसईजेड वाली ना? बाबा कल्याणी कमेटी किससे रिलेटेड है? एसईजेड से। एसईजेड हमारे देश में कौन से एक्ट से बनते हैं, मतलब कौन से एक्ट से बनाया जाता है? एसईजेड एक्ट ही है ना सर? हाँ, कौन से ईयर में आया? हाँ 2001। 2005 में आया है। तुक्के ना मारिए। पेंशन कोई नहीं। सेक्टर में एफडीआई अप्रूवल का ऑटोमेटिक रूट से कितना % लाया जा सकता है? बजट 2021 में चेंज हुआ है, तुक्के मत मारिएगा। तो सर फिर ऑप्शन दे दो। यार ऐसे तो पढ़ के नहीं आया यार आप लोग। फिर 74% यार, ये तो बिल्कुल इजी चीज है। मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? क्या सर? मेटल ये एंड मिनरल ये ट्रेडिंग कंपनी है कॉर्पोरेशन। शायद। नहीं, कंपनी नहीं है। ये पीएसयू है, लेकिन कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। कॉमर्स। तो क्या मार रहे हो? हाँ तो और क्या करूंगा जब नहीं पता तो। कोल के अंदर आती है क्या सर? आती उन्होंने सही बोला, लेकिन तुक्के मार रहे थे वो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। चलो सर कोई नहीं, तुक्के ही मारे। अभी एक ना वो चल रहा था, जैसे ना लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था ना, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वाला, याद है क्या इशू था? हाँ हाँ याद है वैसे। क्रूड ऑयल की। हाँ क्रूड ऑयल का था कि जो उनके पास स्टोर करने के लिए कैपेसिटी नहीं बची थी, तो यूएस गवर्नमेंट ने खुद पैसे दिए, बोला आप रख लो और जब हमको होगा तो हम बाद में ले लेंगे, ठीक है। क्रूड ऑयल के 2 टाइप्स होते हैं, वो बता दो। ब्रेंट क्रूड, डब्ल्यूटीआई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है वो ब्रेंट तो एक इंडेक्स होता है, एक होता है स्वीट और एक होता है सुर वाला। ब्रेंट तो एक इंडेक्स है जो, हाँ, स्वीट जो है सल्फर कंटेंट है और सोर में सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है। हाँ, वॉलंटरी भारत का भी सबसे बड़ा। हाँ वीआरआर, वॉलंटरी रिटेंशन रूट समझा दो कोई, और किससे रिलेटेड है ये भी समझा दो भाई कोई। सर ये एफडीआई से रिलेटेड है ना, वॉलंटरी रिटेंशन? नहीं, एफडीआई से नहीं है। वॉलंटरी रिटेंशन रूट 2019 में लॉन्च हुआ है। ये क्या, सिंगिस किंग, वेयर आर यू? लेट्स, मतलब थोड़ा एनलाइटन कीजिए। एक वो था ना यार, क्या कहते हैं, अभी 2019 में क्वेश्चन आया था ना कि एफपीआई से रिलेटेड है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई से नहीं, एफपीआई से रिलेटेड है। हाँ पीआई एफपीआई। हाँ, एफपीआई से रिलेटेड है। इसमें जो भी वो कंडीशंस थे ना एफपीआई की, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है। लेकिन कंडीशंस ऐसी हैं कि जो हॉट मनी आएगा वो मिनिमम 3 साल के लिए रुकना चाहिए, वरना अधिकतर क्या होता है, एफपीआई आया और चला गया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और निकाल लिया, तो एफपीआई इसमें कंडीशन लगा दी गई है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था ना लास्ट ईयर, 2 क्वेश्चन थे, 2 थोड़े की, कि इंडिया का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, याद है? चाइना। नहीं नहीं, इंडिया हो गया है, इंडिया हो गया है। चाइना भी मार के आए थे सारे लगभग 90%। वैसे भी अगर देखें ना ऑप्शन में, चाइना था, इंडिया था, म्यांमार था और वियतनाम था, है ना? तो 2 तो छोटी छोटी कंट्री है ऐसा देखे जाए तो यार, 2 तो हटा दो, इंडिया बच गया, चाइना लीप ऑफ फेथ लेके मार दो। इंडिया वैसे किसी ने नहीं मारा था, चाइना ही मार रहे थे। वैसे चाइना बहुत ज्यादा वो करता है, ग्रो करता है। एक था कि पल्सेस वाला, याद है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकाल रहा है? आईएमएफ। भाई प्लीज तुक्का नहीं मारो यार। तुक्का नहीं है भाई। अरे सर तुक्का नहीं मार रहे, तुक्का मार भी रहे तो सर सीखेंगे नहीं क्या? आईएमएफ सीखना तो इंटरनेशनल। अब
सीखने का टाइम गया ब्रो। इंटरनेशनल, अरे वो जिला अधिकारी इट इज कुछ बोल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इंटरनेशनल वाला कुछ नहीं है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। IMF ही तो है शायद। इंटरनेशनल भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और क्या जो ये सारे वो हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तो एक खुद अपने हाँ आप में वो रिपोर्ट है यार, आईएमएफ वो निकालता है, निकालेगा। आईएमएफ निकालता है, आईएमएफ इंटरनेशनल। मॉनेटरी फंड। वही बोल रहे थे सर सब। कोई अंकित करके तो जो थे वो अच्छा, बोल रहे थे बार बार इंटरनेशनल इंटरनेशनल, 2-3 बार बोले फिर शायद रुक गए थे। तुम उसकी मत सुना करो। अरे भाई चलो। पूछो सर आप। और एक था, मैंने नहीं एक मिनट बोला रुक जाओ। भाई। वो जिला एक अधिकारी मिनट, बोल अरे रहे वो थे, है। जिला अधिकारी। एक वो था कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए क्या क्या करोगे, थोड़े वो स्टेप में बताओ। व्लादिमीर पुतिन, करंट बोलो। अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए इंपोर्ट्स कम करेंगे। अब कितना है import इंडिया का, substitution- कितना है इंडिया ऑयल का? ऐसे तो सवाल यूपीएससी पूछेगा नहीं कि कितना बिलियन डॉलर्स है, बट उसको बता देता हूँ कैसे कम कर सकते हैं। कि सबसे बोलो। पहले तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस किया जाए और एक्सपोर्ट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस किया जाए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में भी फोकस किया जाए कि क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो सबसे कम हो सके, क्योंकि हम लोग वैसे भी क्रूड ऑयल जो है वो सफिशिएंट सेल्फ सफिशिएंट है नहीं, ऑयल एनर्जी नीड तो बढ़ने ही वाली है। तो उसमें हम लोग दूसरे कंट्रीज के जैसे मटेरियलाइज कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है, इस पे फोकस कर सकते हैं। गोल्ड का एक जो बोला आपने कि इंपोर्ट ऑफ ऑयल कम करेंगे, नेक्स्ट बोलो। गोल्ड का कंजम्पशन स्पोर्ट्स कम कर दीजिए। बनाएंगे। गोल्ड का अच्छा, कंजम्पशन हम कम इसी से करेंगे। सवाल है कि अगर FDI बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो सकता है क्या? हाँ भाई, एक बार फिर से बोलोगे? अगर FDI को हम इंडिया में आती है तो उससे करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो सकता है क्या? करंट हाँ अकाउंट हाँ, पूछे, कैपिटल अकाउंट नहीं। नहीं यार, उसका तो कोई एफडीआई तो कैपिटल में कैपिटल में इंक्लूडेड होता है, तो उसको करंट अकाउंट डायरेक्टली में नहीं हो उसका सकता, कोई नहीं है। डायरेक्टली कम नहीं कर सकता वैसे- करंट अकाउंट डेफिसिट को, बट इनडायरेक्टली कर सकता है एक्सपोर्ट वगैरह फ्यूचर में बढ़ा ओवरऑल के। डेफिसिट तो कम ही करेगा ना। यार देखो, हाँ, ओवरऑल economy डेफिसिट कम solution होगा। solve करते दोनों वक्त कम ना, करेगा, ये क्वेश्चन था यूपीएससी का। इकोनॉमिक सॉल्यूशन सॉल्व करते वक्त ना, मैंने देखा है अगर अपन ज्यादा सोचते हैं ना कभी कभी तो गलत कर देते हैं। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को साथ में लेके चलना चाहिए। अच्छा, अकाउंट जैसे डेफिसिट overthinking 2% है ना हमेशा गलत हो जीडीपी जाता का, है। करंट अकाउंट डेफिसिट। यार कोई कुछ बोल रहा था, अटक गया यार, प्लीज। करंट अकाउंट डेफिसिट 2% है जीडीपी का। कोई और भी बोल रहा था ना, अंकित टू स्वारा वाला। जीआई टैग जो होता है, देखो जैसे हमने अभी तुम बोल रहे थे ना पुतिन कि करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए क्या करेंगे, हम सबसे कम कर देंगे, इंपोर्ट ऑफ गोल्ड कम कर देंगे, एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, एसईजेड बना देंगे, है ना। वो 5-6 पॉइंट जो होते हैं ना फ्लो में, फिर उसके साथ जैसे इंपोर्ट ऑफ गोल्ड में कम करने के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड था, है ना, वो जो एमएमटीसी तुम कंपनी बता रहे थे जो बनाती है वो, है ना। तो उस तरीके के बाद तो सोवरेन बंद हो गया। इंपोर्ट ऑफ ऑयल में हम क्या कर सकते हैं, जो 2-4 लीटर हम निकालते हैं एक्सप्लोरेशन करके वो बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेटेजिक रिजर्व रख सकते हैं, है ना, कि जब लो है प्राइस हम स्टोर कर लें, है ना। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन उससे बता दो बेटर है ना कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करें और यार। उस पे रिन्यूएबल 175 मेगा है कि कितना है, गीगा है, अभी तक वही चल गीगा रहा है, है। गीगा है। डेनमार्क हमसे इतना आगे है, छोड़ो उसको। गोल्ड मोनेटाइजेशन था ना एक क्वेश्चन, याद है? पीवाई की कोई खोल के बैठ जाओ यार, इसमें इतने सारे क्वेश्चन है, मजा आता है करने में। एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्स करंट अकाउंट में है कि कैपिटल में? कैपिटल। जो WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? कॉमर्स मिनिस्टर यार वो करता कर है, आरबीआई कर आरबीआई का गवर्नर करता है शायद वो। आरबीआई का गवर्नर। अब पुतिन सर बोलेंगे तुक्के ना मारो। कुछ नहीं बोलेंगे वो। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्टीरियल काउंसिल है, मिनिस्टीरियल काउंसिल, उसमें कौन कौन, मतलब कौन रिप्रेजेंट करता है इंडिया को? गवर्नर करता है या कॉमर्स मिनिस्टर करता है या डिप्यूटी गवर्नर करता है या डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड करता है?
कंफ्यूज आ गए ना, देख के आइएगा इसको। अरे बता दो सर। गवर्निंग काउंसिल के बता दो दीजिए सर, बॉडी, बता दीजिए। एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ठीक है। इनमें से एंटी डंपिंग और सब्सिडीज से रिलेटेड कौन सी बॉडी है, मतलब कौन सी बॉडी है जो देखती है? ट्रेड डिस्प्यूट्स बॉडी ना सर। एम्बर बॉन्ड ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी अलग है और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी अलग है, ठीक है। इनमें से एंटी डंपिंग से रिलेटेड, सब्सिडीज से रिलेटेड, सब्सिडी एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, इन दोनों से रिलेटेड चीजें कौन देखती है? डिस्प्यूट सेटलमेंट है सर रिव्यू इसका वाली। तो। इंडिया गया था ना उसमें। दोनों देखती है। जब कहीं डिस्प्यूट आता है ना तो एपिलेट बॉडी के पास आ जाता है और पॉलिसी को रिव्यू करने की बारी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी की रहती है। दोनों देखती हैं। These two bodies have separate chairman and they two, मतलब दोनों का फंक्शन अलग अलग है। एक जो है डिस्प्यूट अराइज होने के बाद एपिलेट बॉडी में लोग आते हैं लेकर, मतलब जितने भी इश्यूज रहते हैं, और एक जो है वो मतलब ऐसे ही पॉलिसी को रिव्यू करती है। जैसे MIES के बारे में, MIES को चेंज करके RODPT लगाया गया है। वो क्यों लगाया है? क्योंकि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी मतलब ने पहले रिव्यू किया, उसके बाद फिर किसी और कंट्रीज ने एपिलेट बॉडी में इंडिया के खिलाफ कंप्लेंट की, तो दोनों देखती हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी का जब भी कुछ होगा हमारे देश में तो इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड या डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज? फॉरेन ट्रेड वाला ही लगेगा यार। ट्रेड रेमेडीज। भाई ट्रेड रेमेडीज वाले देखते हैं, ट्रेड रेमेडीज वाला देखता है। और एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज कौन करता है? कॉमर्स मिनिस्ट्री करती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है? कॉमर्स मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री है भाई। अरे खुश। रेमिटांसेस करंट अकाउंट का पार्ट है या कैपिटल अकाउंट का? करंट का। अकाउंट का। करंट का 80 बिलियन था, अब वो कम हो गया। रेमिटेंस की एक रिपोर्ट आती है, वो कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? पहली है। उसके बाद तुक्का, उसके बाद चाइना की है, इसके बाद मेक्सिको की है। नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसका फॉर्मूला क्या है? रेशियो है शायद ये तो। हाँ रेशो है, परसेंटेज में निकाला जाता है, हालांकि रेशो नहीं प्राइस है, ऑफ परसेंटेज में एक्सपोर्ट निकाला अपॉन जाता है। प्राइस ऑफ इंपोर्ट। वैल्यू करके होगा एक, और अपॉन में टोटल कुछ करके है, याद नहीं है, सॉरी बोस। यार भाई वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इनटू 100। हाँ वो तो है, लेकिन ये डायरेक्ट याद नहीं था। वैल्यू है ये पता था यार। ऐसे तो ना क्या बोलूं मैं आपको। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जो आता है 2021 में, वो कौन निकालता है? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। वर्ल्ड बैंक। GI टैग फॉर रसगुल्ला अभी किसी को दिया गया था? हाँ वो असम वाले को और बंगाल वाले में चलता रहता है। उड़ीसा सॉरी, उड़ीसा। इंडिया के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स बता दो डिसेंडिंग चाइना, ऑर्डर में। यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएस नंबर 1 है भाई। हाँ तो वही आगे पीछे हो जाते हैं। बताओ क्या क्या? यूएस, चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, सिंगापुर। नहीं यूएई है, सऊदी अरब नहीं है। हांगकांग है, फिर सिंगापुर है। ध्यान रखना है ना, सऊदी अरब नहीं हाँ है। ये देखना है। जिसके एग्जिस्टेंस के वांदे हैं, वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, हांगकांग। बैंकिंग पब्लिक सेक्टर में FDI की अप्रूवल लिमिट ऑटोमेटिक रूट से कितनी है? कितनी परसेंट लगा सकते हो? बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक में ऑटोमेटिक कितना FDI आ सकता है? 100%, 74 या 100%। ए भाई आता ही नहीं है पब्लिक सेक्टर। ठीक है। आज सीरियसनेस बहुत कम है यार, आज वो थ्रिल नहीं आ रहा है। डेली मैं उठ के सोचा था वो आएगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है?
यूएनसीडी वो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। हाँ यूएनसीटीएडी हाँ भाई सही है, यूएनसीटीडी, यूनाइटेड नेशंस एक कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एक टर्म होता है ना, स्टरिलाइजेशन, पुतिन भाई, मनी सप्लाई को न्यूट्रल करने के लिए। पूरा वो बता दो कि कैसे होता है, एक्चुअल में होता क्या है स्टरिलाइजेशन। बेसिकली ना स्टेरिलाइजेशन में हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू अगर मनी सप्लाई किसी के थ्रू, जैसे लेट्स से एक्सचेंज रेट या फिर बीओपी डेफिसिट्स या बीओपी इक्विलिब्रियम को लाने के लिए मनी सप्लाई अगर मार्केट में बढ़ने लग रहा है और आरबीआई चाहती है हाँ कि हाँ ठीक है। इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई कांस्टेंट रहे, तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू लिक्विडिटी जो इंजेक्ट एक्स्ट्रा डॉलर आए हैं उसको वो बाय कर लेगी, फिर मनी जो जाएगा मार्केट में उसको ओपन मार्केट से वो खरीद लेगी। ये जो प्रोसेस होता है इसको गुड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है ना, इसी के लिए। अच्छा, एक जो था ना अपना 1991 वाला बीओपी क्राइसिस, एक्चुअल में क्या था वो ये विजन वाले पूछ लेते हैं, उनको वही मिल जाता है। ये एक हफ्ते के फॉरेक्स बचे थे ना अपने पास, फॉरेक्स हाँ, रिजर्व क्लब। अपने को फॉरेक्स की वो बता दो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ही बता दो, ज्यादा से कम। फॉरेक्स रिजर्व सुनते हैं क्या ये? 3-4 चीजें होती हैं, गोल्ड होता है, फॉरेन करेंसी होती है, एसडीआर होता है, आई गेस हाईएस्ट इज सिंगापुर एंड आफ्टर दैट आई गेस यूएस ऐसे कुछ है ना। यूएस कैसे हो सकता है? फॉरेक्स रिजर्व में यूएस कुछ नहीं है। हाईएस्ट 3 चाइना ट्रिलियन है। है चाइना, 3 ट्रिलियन डॉलर है चाइना। 3 ट्रिलियन, फिर जापान है, फिर इंडिया है। इंडिया जैसे फोर्थ में इंडिया। एक अच्छा सॉरी, आरटीपी आया था ना, थर्ड गोल्ड क्या है? रिजर्व सिंगापुर होगा, सिंगापुर। जो भी है। और लास्ट ईयर एक आया था ना आरटीपी करके, रिजर्व ट्रांच वाला, गोल्ड ट्रांच वाला, वो आईएमएफ वाला, याद है? हाँ वो सबसे कम है, रिजर्व फॉरेक्स गोल्ड रिजर्व में वो ट्रांच। सबसे कम है। हाँ, ये एसडीआर सुनते हैं हम कि एसडीआर है। ये एसडीआर क्या है? स्पेशल और इसकी ड्राइंग जो राइट्स है जो बकेट, आईएमएफ में हाँ, रहता है। और वो जो बकेट है ना, मतलब जो उसमें 6 करेंसी है, उसमें परसेंटेज के ऑर्डर से बता दो कि सबसे ज्यादा किसका वो है, वेट है। 6 नहीं है, 5 है। इंडिया अभी तक 5 है, आया नहीं। 6 है। अभी चाइना नहीं वाली भी 5 आई है, ना, एक मिनट में। रेनमिन भी ऐड हो गया है ना। उसमें मुझे सीरीज में बता दो कि उसमें परसेंटेज किस किस का कितना, बकेट्स ऑफ कमोडिटी में क्या क्या है और किसका कितना कितना। यार ये ना ऐसे पूछने का ना बहुत रैंडम जा रहा है यार, थोड़ा इसको चैनलाइज करो यार, बहुत रैंडम जा रहा है। एसडीआर उसमें 6 नहीं है, 5 है। यूएस डॉलर आता है, यूरो आता है, और वो चाइनीज युआन आता है, जापानीज येन आता है, और पाउंड स्टर्लिंग आता है। 5 है वो। ठीक, 5 है ना, चलो। हाँ, वो 6 नहीं है। एक बात बताओ, बाली में जो वो हुआ था, वो क्या होता है, WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, वो 2013 में हुआ था। उसमें ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट आया था। तो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट का क्या इंडिया पार्ट है? यार, इंडिया ने साइन किया है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट? यार एमसीक्यू पीवाईक्यू है भाई, 2017 में पूछा गया है। तो शायद नहीं किया होगा तब। 2016 में अगर आया था, 2016 के रिगार्डिंग पूछा था ना उन्होंने, नहीं किया था। किया था। किया था, नहीं किया था। ओनली डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड एस्पिरेंट इज द एरोगेंस। ठीक है, यार इन क्रूड सेंस। यार सामने आप अपना हैंड आउट का रिवीजन कीजिए पहले। चलो चलो अगला करते हैं। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड एग्रीमेंट जो फॉलो आउट हो चुकी है, इसके कितने वो थे और सारे का नाम बता दो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी वो एक साथ बोलेंगे कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप और आरसेप, इन दोनों में से कौन था और कौन नहीं था। तो एटलीस्ट जैसे अभी G20 के बारे में पूछा था, शायद G20 या G7 पे क्वेश्चन आ गया था। तो G20 का पूछा था। हाँ, तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में कितने कंट्रीज इन्वॉल्व हैं? शायद 16 कंट्री हैं, आई गेस। ऐसा है क्या?
Ghazi Malik Mohammed bin Tughlaq ji, you will not guess in the UPSC examination. You have to have concrete evidence about what you are saying. There has to be connection between your mouth and your spare memory that is to be used. You cannot guess, yaar. ठीक है माय अपोलॉजी 16 वैसे ज्यादा है, 4 या 5 है। Someone was trying to say something, right? I think 12 है इसमें। हाँ 12 है। आप नेम आउट करेंगे या मैं नेम आउट कर दूं? मेरे क्योंकि सामने खुला हुआ है, मैं नेम आउट कर दूं या आप करेंगे? आपके पास खुला हुआ है, आप कर दीजिए। वैसे यूएस होगा, जापान होगा। हाँ वो जैसे नाम है ना, थोड़ा डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारे पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट भी आता है डिकंस्ट्रक्शन। इफ वी डिकंस्ट्रक्ट इट, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, तो ऑब्वियसली बात है जो पैसिफिक कंट्रीज जो हैं उन्हीं का कोरिलेशन रहेगा। तो इसमें आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि कजाकिस्तान होगा या नहीं, कुछ नहीं। तो उसमें 12 कंट्रीज हैं, यूएस, जापान, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मेक्सिको, चिले एंड पेरू। आरसेप के पार्टनरशिप बता दो कोई, मतलब कितने वो हैं आरसेप में जिसको इंडिया ने अभी ठोकर मारी। नहीं 15 इंडिया था ना 16 तो। हाँ इंडिया नहीं है, अब इंडिया नहीं है तो अब 15 हो गए। आसियान के 10 हो गए, उसके एडिशन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान और चाइना, ये आर सब आई थिंक। यस करेक्ट। गुड मॉर्निंग। हाँ स्पेशल 301 रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूएनसीटीएडी, वर्ल्ड बैंक, यूएसए और या यूनाइटेड नेशंस। स्पेशल 301 रिपोर्ट, और क्या चीज के रिगार्डिंग है ये? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिलेटेड आईपीआर के ऊपर है, आईपीआर के ऊपर है। हाँ आईपीआर के ऊपर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर है ये क्वेश्चन। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स क्या होता है? जब पेटेंट में मतलब किसी कंपनी के पास पेटेंट है और पेटेंट एक्सपायर होने वाला है, तो वो स्लाइट मॉडिफिकेशन कर देता है किसी चीज में ताकि उसको फिर से पेटेंट मिल जाए। तो वो मतलब वो सीक्वेंस को एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स कहते हैं। पैदा इंडिया में अलाउड नहीं है। हेलो, ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया है क्या? हाँ हुआ कुछ नहीं है, ऐसे रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब जहाँ से मन कर रहा था वहां से। ओके ठीक है, ये बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये नो दो रूल्स है ना, एक है इन्वेंट्री बेस्ड और एक मार्केट बेस्ड। एफडीआई किसमें परमिटेड नहीं है? इन्वेंट्री बेस्ड में परमिटेड नहीं है। इन्वेंट्री बेस्ड में। अब कोई ये बता दो इन्वेंट्री बेस्ड होता क्या है? जैसे अमेज़न है, अमेज़न खुद की पहले दुकान यहाँ पर खोले, उसके बाद फिर उन दुकानों से बेचे, तो वो गया इन्वेंट्री बेस्ड। और मार्केट बेस्ड यानी कि अमेज़न सिर्फ एक वेबसाइट बना दिया, मैं एज ए सेलर जा रहा हूँ, बेच रहा हूँ और कोई एज ए कंज्यूमर खरीद रहा है, तो वो गया मार्केट बेस्ड मॉडल। ये जो कंज्यूमर ई कॉमर्स की रूल्स हैं बनाता कौन है? कॉमर्स मिनिस्ट्री हाल फिलहाल में निकाला है इन्होंने ई कॉमर्स रूल्स 2020 जो 21 में पास हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, यस यस। एक पीवाईक्यू है, मैं बोल देती हूँ बोथ। अच्छा कोई ये बता दो पहले एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस क्या होता है एग्जैक्टली? 10% से ज्यादा जब कोई कंट्री इन्वेस्ट कर रही होती है तो एफडीआई में इंक्लूड किया जाता है। 10% से कम अगर स्टेक्स परचेस करने के होते हैं तो वो एफपीआई में आता है। और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, बट ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे यही दिखा। एफडीआई इज अ लॉन्ग टर्म प्लस आपके जो मैनेजमेंट स्टेक्स देखती है उसमें कंपनी। एफआईआई में इज नॉट दैट लॉन्ग टर्म प्लस उतना स्टेबल नहीं रहता है। प्रॉफिट मोटिव होता है ना एफपीआई का। तो एफडीआई इक्विटीज में जाती है और एफपीआई इक्विटी या फिर डेट किसी में भी जा सकती है। तो एफडीआई बेसिकली डेट में नहीं जाती। एफपीआई यही
हैं वो हॉट मनी वाले जो शेयर्स होते हैं फॉरेनर्स, तो वो जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट के लिए, एंड एफडीआई इज अ लॉन्ग टर्म जो कि आपके कैपिटल असेट्स में भी हो सकता है। ये है मेजर डिफरेंस। तो एक क्वेश्चन था, बोथ एफडीआई एंड एफआईआई आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री, which one of the following statement best represents an important difference between the two? तो पहला ऑप्शन है FII helps bring better management skills and technology while FDI only brings in capital. दूसरा ऑप्शन है, हाँ दूसरा है FII helps in increasing capital availability in general while FDI only targets specific sectors. राइट। और है सही। हाँ, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि एफआईआई से तो सिर्फ कैपिटल, वो जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंक्रीज होगा, लेकिन आपको जैसे कि रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवेज में हम देखते हैं एफडीआई वहां पे टारगेट करता है। ठीक है, ये जो डीजीएफटी हम लोग पढ़ते हैं ये क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, ये कोई कॉमर्स पीएसयू मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है क्या बेसिकली? अटैच्ड ऑफिस में है मैम। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड वाला। ये डीपीआईआईटी है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है? कॉमर्स मिनिस्ट्री। दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक होते हैं अकोमोडेटिंग और एक होते हैं ऑटोनॉमस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अकोमोडेटिंग वो कॉमर्स में, हाँ ठीक है, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जो है वो आरबीआई करती है, सारे के सारे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन होते हैं, काफी सारे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सरप्लस, एरर ओमिशन, ओवरऑल बैलेंस, मतलब ये सारे हो जाने के बाद जो आरबीआई करती है वो है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। बाकी सब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जैसा नाम बताता है इंडिपेंडेंट होते हैं। राइट। हम एक IFSC पढ़ते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो ये कौन से एक्ट के अंडर में ये स्टैब्लिश होते हैं? SEZ एक्ट 2005। एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि इवन द बैंक ब्रांचेस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम CRR SLR नॉर्म्स इन दिस एरिया। यस मैम, सही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, IFSC में मतलब इवन बैंक्स पे ये सब नहीं लगते हैं रेशियोज। ठीक है, कोई जल्दी से बता दो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? अभी व्लादिमीर भाई आपने बोला था, ईयर क्या बताया था IFSC सेंटर का? वो मैं बता रहा था, IFSC अथॉरिटी बनाई गई है कि अब जितने भी IFSC बनेंगे इंडिया में उन सबको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई। तो मैं पूछा था कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो उसका हेडक्वार्टर गांधीनगर, गांधीनगर में बहुत वो भी अहमदाबाद में। अहमदाबाद नहीं यार, गांधीनगर अलग सिटी है, अहमदाबाद अलग है। मैं गुजरात का ही हूँ यार। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ गुजरात का तो मैं भी नहीं, बस मैं बता रहा हूँ। मैम कुछ पूछ रहे थे आप, आपने क्या पूछा था फिर से एक बार बताएंगे? आप पूछ रहे थे कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो आपका एफडीआई हो जाता है, एफपीआई हो जाता है, लोन्स हो जाता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्स, बाकी आपका नॉन रेसिडेंट्स इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज जो आपका आरबीआई से होता है। FCNR जो अकाउंट होते हैं वो। हाँ करेक्ट। अब इनसे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका एफडीआई पे ये सब प्रॉफिट वाला, और या जो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो सब कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मैम। वही तो आपका दूसरा उसमें चला जाता है ना, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में जाएगा। मैम एक बार आप फिर बोलिए कि आपने क्या बोला अभी? ये जो भी छोटे स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरेस्ट है या प्रॉफिट हो गया, ये सब कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में कि करंट अकाउंट में? करंट अकाउंट। करेक्ट। ये ओपेक है जो, उसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन है? मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज ही होंगी, सऊदी अरेबिया टाइप। हाँ, इसकी एक ट्रिक है ना, ओपेक का यार वैसे विस्की से याद कर लेना इसके फाउंडिंग मेंबर्स। V से वेनेजुएला, I से ईरान, S से सऊदी अरेबिया, K से कुवैत और दूसरे I से इराक। विस्की है फाउंडिंग मेंबर्स। ऐसे याद कराएंगी तो पक्का याद रह जाएगा, विस्की से तो कुछ भी याद रहेगा। हाँ VISKI ना?
हाँ, VI SPI किसी के पास ट्रिक्स हो या कुछ जैसे इम्पोर्टेंट हो तो शेयर कर दिया करो, कोई इशू नहीं है। G7 में मेंबर्स 7 हैं। इसका ट्रिक मैं बताता हूँ। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना हो तो जूस GF, JUICE GF। हाँ हाँ, राइट। एक बार कंट्रीज भी बोल दो फिर। जापान, USA, इटली, सी से JUICE, सी से चाइना होगा। कनाडा है वो, कनाडा। कनाडा। ई से जी से जर्मनी, एच से फ्रांस। G7 में याद रखना जितने भी वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं थोड़ा एडवांस टाइप की, उनका नाम। स्टरलाइजेशन क्या होता है? अभी किसी ने बताया था ना, डिस्कस हुआ है मैम। जब मैम अपने सप्लाई को न्यूट्रल रखने के लिए जब एक्सेस डॉलर आ जाते हैं ना तो आरबीआई उनको खरीद लेता है, और वो जो आरबीआई खरीदता है डॉलर तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है मार्केट में, फिर वो पैसे को करने के लिए वो ओपन मार्केट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस स्टरलाइजेशन होता है। और एक सिक्योरिटाइजेशन वर्ड होता है, वो क्या होता है? ये जो बैड बैंक होते हैं ना, इनके जो एनपीएस को हम सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके बेचते हैं, वही और ये सब जो काम कर रहे हैं वही है। इसके लिए इवन सरफेसी में भी ये टर्म्स है ना, एक साथ पूल करके उनको सिक्योरिटी में कन्वर्ट करके बेच दो। सरफेसी की कोई फुल फॉर्म बता दो। सिक्योरिटीज एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एक्ट, ऐसे कुछ है ना मैम? हाँ 2002 वाला ना। सिक्योरिटीज एंड एसेट, हाँ असेट रिकंस्ट्रक्शन। और ESI से मेन याद रखना, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ओके मैम। ये SEZ में हम एशिया का जो सबसे पहला SEZ है वो कहाँ पे सेटअप हुआ था? ये एक स्टेट कंडला वाले क्वेश्चन में आया भी था। कंडला, गुजरात, राइट, 1956। हाँ करेक्ट। ठीक है, SEZ इश्यूज के लिए कोई कमिटी याद आ रही है? बाबा कल्याणी। हाँ बोलो। बाबा कल्याणी। हाँ मोहित कुछ बोल रहे थे? नहीं, टॉप 3 इंपोर्ट्स और टॉप 3 एक्सपोर्ट्स क्या क्या है इंडिया में, मतलब गुड्स? ऑयल है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ इज ऑयल आई गेस। पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हाँ, एक्सपोर्ट हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स करते हैं, बट इंपोर्ट हम पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल करते हैं। ओके, फिर डायमंड्स है आई गेस एक्सपोर्ट्स में। जेम्स आ जाता है, वो ज्वेलरी वाला जो जेम्स स्टोन। और डायमंड्स फिर वो थोड़ा नैरो टर्म हो गया, पर स्टोन्स कुछ बोल सकते हैं। और थर्ड जो है थर्ड मुझे ड्रग्स याद आ रहा है, बट देखना पड़ेगा। अच्छा, मुझे स्टील लग रहा था। अच्छा, अगर पूरे वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ अपडेटेड देखना पड़ेगा। 0। ठीक है सर। 0 मैम, 0। क्यों 0 क्यों होगा? कहीं से आएगा तो कहीं तो जाएगा ना। ठीक है, तो ये डिसइक्विलिब्रियम होता है इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसके कुछ वो हैं, रीजंस हैं, तो एक दो रीजन बता दो। पूछ लेती हूँ, उस रीजन को बस कोई समझा देना। जैसे डेवलपमेंट डिसइक्विलिब्रियम बोलेंगे तो इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, मैम आप ही ये बता है दीजिए। जैसे कि तो जो पुअर नेशंस हैं उनको ज़्यादा इंपोर्टिंग करनी होगी, अगर वो ज़्यादा करेंगे तो उनका एडवर्स हो जाएगा। और एक और ऐसे ही है सेक्युलर या लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम, ये कोई गेस करना चाहेगा?
ठीक है, लॉन्ग टर्म है, नाम से ही सोचना है कि तो जो नए नेशंस हैं वो यूजुअली पुअर होते हैं एंड बैकवर्ड होते हैं। तो अगर सेक्युलर या लॉन्ग टर्म है तो ये चीज़ याद रखना कि जो न्यू है नेशन सिंस नया है उसको काफ़ी टाइम लगेगा, उसका काफ़ी दिन तक उसका डिसइक्विलिब्रियम में रहेगा, तो वो रीज़न हो जाएगा। एंड ऐसे ही एक स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम है। तो स्ट्रक्चरल है तो आप ऐसे ही कर लेना कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अगर पुअर है या इंटरेस्ट रेट फॉरेन हाँ बोलो। अगर इंटरेस्ट रेट फॉरेन में इंक्रीज हो गया तो कैपिटल आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा ना, अगर वहां पे इंक्रीज हो रहा है तो सब यहाँ से निकाल के वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। राइट राइट। ठीक है। एम्बिग्यूटी ये थी ना इंडिया के। यस हाँ बस मैं एक सर बता रहे हूँ। इंडिया के एक्सपोर्ट में किसी को एम्बिग्यूटी थी ना, तो पहला तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट सही है, दूसरा वो पर्ल प्रेशियस सेमी स्टोन्स, तीसरा ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स, चौथा है वो गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल्स ज्वेलरी, और पांचवा आयरन एंड स्टील है। थैंक यू सर। ठीक। एक टॉबिन टैक्स लगता है, वो किस पे लगता है? वो करेंसी एक्सचेंज पे लगता है। लेकिन किस चीज को रोकने के लिए, मतलब मेजर उसका वो क्या है? हॉट मनी को रोकने के लिए होता है ना। जेम्स टॉबिन था एक, तो वो जैसे टर्की के साथ इशू हुआ था ना, टर्की में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो लेके अपना पैसा चले गए, तो टर्की की लीरा बहुत वीक हो गई, तो वैसे था ना कुछ। करेंसी स्पेकुलेशन को रोकने के लिए होता है। मेनली हाँ, स्पेकुलेशन जो एक्सेस में लोग बस प्रॉफिट कमाने के लिए जो एक्सचेंज करने लग जाते हैं उसको रोकने के लिए, तो डिस्करेज करेगा उस चीज को अगर टैक्स लॉस करते हो। फ्लोटिंग एक डेप्रिसिएशन करते हैं। पिग्यूरियन टैक्स भी होता है ना? हाँ, ये शायद से इल प्रोडक्ट्स जैसे लिकर इन सब पे होता है क्या, या मतलब ये इन एक्सटर्नलिटीज को रोकने के लिए हाँ, इससे जिन रिलेटेड या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स उसके ज्यादा हैं उन पे लगाया जाता है, ऐसा कुछ स्मोकिंग और ये सिगरेट्स इन सब पे। टोबैको वगैरह पे लगता है। हाँ हाँ। ओके। एक डेप्रिसिएशन होता है और एक डीवैल्यूएशन होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? जब कोई कंट्री फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग डेप्रिसिएशन वहाँ होता है जहाँ पे प्लीज मोहित सर कैरी ऑन कीजिए आप। जब रुपी वीक हो जाता है ना करो, सही तो उसको बता रहे थे। नहीं, जब वो इंटेंशनली किया जाता है रुपी को डिवैल्यूएट, तो उसे आई गेस डिवैल्यूएशन बोला जाता है, एंड जब ऑटोमेटिकली होता है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस देन इट इज कॉल्ड डिप्रिशिएशन। हाँ, सेम ही चाइना चीज हमेशा है। अपनी वो डिवैल्यू करके रख। राइट, जब सेंट्रल बैंक खुद से करता है दैट इज डीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन में रेट्स है, जैसे रुपी अगर 50 है तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा हाँ बढ़ेगा। तो डेप्रिसिएशन का एक फायदा भी होता है, क्या होता है? एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं आपके। राइट, ठीक है। अच्छा, फ्लोटिंग इंडिया ने डिवैल्यूएट किया है क्या कभी करेंसी को? किसने? इंडिया ने डिवैल्यूएशन किया है क्या करेंसी का? 70 के आसपास किया हो, पता नहीं यार। भाई पहले फिक्स्ड रेट सिस्टम में थे, उसके बाद 3 बार किया है, 49 में, 66 में और 91 में 3 बार किया है। नाइस पॉइंट यार अंकित भाई, नाइस पॉइंट। हाँ राइट। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो होगा हमारी कंट्री में तो करेंसी एप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट? एप्रिशिएट सर ये तो एप्रिशिएट नहीं, ये कोई थंब रूल थोड़ी ना, ये तो नहीं कंसेप्चुअल है ना, ये इनफ्लो मैं होगा वही तो बोल रहा इंडियन हूँ इंडिया करेंसी में का क्या होगा। डिमांड बढ़ेगा ना। सर आउटफ्लो ऑफ रुपीज ज्यादा होगा। मेरे ख्याल से इनफ्लो हो रहा अगर है इनफ्लो होता है फॉरेन ना इंडिया में तो हमारी रुपीस की डिमांड बढ़ेगी, तो इसलिए एप्रिशिएट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जैसे इक्विलिब्रियम पे है अगर हमारी कंट्री,
लेकिन फॉरेन का डॉलर ज़्यादा है और हमारा रुपी कम है, तो ऑब्वियसली जो कम रहता है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो जो जिसकी ज़्यादा वैल्यू है तो अप्रिशिएट हो जाएगी वो चीज़। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है ये डर्टी फ्लोट, ये क्या है? इसका मतलब मैनेज्ड फ्लोट ये भी शायद बोलते हैं, चाइना में मैनेज्ड फ्लोट। मैनिपुलेशन से रिलेटेड है क्या? मेनली इसका ये है, ये जैसे फ्लोटिंग जब एंड मैनेज फिक्स के करती है बीच। हाँ एक्सचेंज रेट को। मिडिल मिडिल का पार्ट होता है ना ये कुछ, हम जो लोग का है कि फ्लोट है फिक्स ऑर्डिनरी के डेज बीच में में। तो ऐसे चलने नहीं। हाँ हाँ, राइट, करेक्ट। सेंट्रल बैंक ही अच्छा करती है एक ना। क्वेश्चन है, डेट सर्विस रेशियो क्या है? मतलब आपने अगर लोन लिया है या डिबेंचर्स लिए हैं तो आप उसको कितना सर्व कर पा रहे हो, मतलब आप उस पर कायदे से अपना इंटरेस्ट पे कर पा रहे हो कि नहीं। राइट राइट, इट शोज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम वी पे बेसिकली फॉर कंट्री EMI का फॉर डेट लोन्स। सर्विस। हाँ बोलो मोहित। अगर इंडिया की मतलब कोई भी कंट्री की में ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है तो उससे करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेप्रिशिएट होगी या एप्रिशिएट? डेप्रिसिएट डिप्रिशिएट होगी। होगी ना। हाँ हाँ, क्योंकि ना ट्रेड इम्पोर्ट्स डेफिसिट बढ़ते बढ़ने जा का रहे हैं। मतलब हो रहा है कि इंपोर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं, और इंपोर्ट्स ज़्यादा होने का मतलब हो रहा है कि डिमांड फॉर डॉलर्स ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए डेप्रिशिएट होगी। एक ट्रिफिन एक टर्म होता है है ना, ट्रिफिन डायलेमा। आवाज आ रही है? डायलेमा होता है या ट्राइलेमा? मैम आप पूछ रहे थे ना, एमिएबल मैम आप पूछिए। हाँ मैं यही पूछ रही थी, ये ट्रिफिन जो डिलेमा है ये क्या है? ये कुछ कमोडिटी और गोल्ड से क्या रिलेटेड होता है। है कि पहले हाँ ये आप ही बोलो। भी बता दो, कोई भी बता दो। बोलो सर, आप बोलो। हाँ नहीं नहीं बोलो, मैं अभी कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, इसलिए आप बोलो। अरे यार कोई बता दो। पहले होता था ना कि आपके स्टॉक में इतना गोल्ड रहेगा तो आप इतने डॉलर वो प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात है कि यार गोल्ड तो फाइनेट कमोडिटी है, आज नहीं कल कितना आप वेट करके रखोगे। आज है 35, कल है 40, वो डॉलर कम, क्योंकि जो कमोडिटी वो कम है, आप पैसा कितना छाप लोगे, उसी के ऊपर है ये डायलेमा, और कुछ नहीं है। राइट, मतलब ठीक वो है। कंटिन्यू बढ़ता ही जाएगा। तो ये जो जो भी है ना यूएस फेडरल हम रिजर्व, सुनते हैं ना कि सेंट्रल बैंक का, सेंट्रल फेड बैंक टेपरिंग, और एक वो था ना इसमें एक एसोसिएटेड वर्ड है। वो अपने प्रोमिसेस को नहीं फुलफिल कर पाएगा। एक वो होता है ना कि इंडिया की एक मिनट, हम्म, हम आजकल एक वो होता है ना कि करंट अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टेबल है, कि कैपिटल पे नहीं है, ये क्या है? नहीं, आपने एक टर्म यूज किया था ना, फेडरल टेपरिंग, ये आजकल न्यूज में भी है काफी, ये क्या है पहले ये बता दीजिए। किसने यूज किया था भाई? फेडरल ट्रैपिंग मैन पूछ रही है। निक्सन। मैम जो वो नहीं ह्यूज किया होगा। उसमें बॉन्ड्स खरीदते हैं ना, हाँ ह्यूज अमाउंट में। हाँ, ये था ना जब सब प्राइम क्राइसिस आई थी 2008 में, तो फिर जिनकी सेंट्रल बैंक ने वापस से ये परचेज करना शुरू कर दिया था, अभी वो धीरे धीरे वो चीज करना बंद कर रहे हैं। यही है फेडरल टेपर। हम्म, ठीक है, आगे किसी को कुछ पूछना था, कोई पूछ रहा था, अब पूछ लीजिए। तो मैं पूछ लेता हूँ। प्यूरिफाइड थेराप्यूटिक एसिड, ये हाल फिलहाल न्यूज में था, बजट में भी इसका मेंशन था। ये क्या चीज के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, मतलब किस कमोडिटी की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है? प्यूरिफाइड थेराप्यूटिक एसिड। आई थिंक टेक्सटाइल। हाँ, सिंथेटिक टेक्सटाइल जो होते हैं ना, फाइबर्स और यार्न्स
उसके मैन्युफैक्चर में, प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। बजट 2020 में मेंशन था इसका, तो थोड़ा एक बार माइंड में कहीं रख लेना। नाइस पॉइंट सर, नाइस पॉइंट। एक करंट टर्म अकाउंट होता है फॉइल कन्वर्टिबिलिटी रेट। एंड हाँ सर। रिपीट कीजिए, सुनाई नहीं, समझ में नहीं आया नहीं, आपने जो मैं बोला। पूछ रहा था करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, प्लस कॉन्सेप्ट क्या है? इंडिया में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, और करंट अकाउंट में रुपी जो है वो फुल्ली कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबिलिटी यानी आप कितने इजीली, जैसे आप फॉरेनर हैं, आपने रुपी से डॉलर में कितनी इजीली कन्वर्ट कर दिया, तो करंट अकाउंट में कन्वर्टेबिलिटी कंप्लीट है इंडिया की रुपी, और कैपिटल अकाउंट में नहीं है। और एसएस तारापुर कमेटी इससे रिलेटेड थी। ऐसे तारापुर कमेटी ने 5 वो भी दिए थे कि जब इंडिया में ये 5 हो जाए, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में रहे, और बहुत सारे अलग अलग ऐसे उनके नॉर्म्स थे, अगर आप उसको फुलफिल कर लेंगे तो आपके मतलब शायद मेरे ख्याल 6 महीने का फॉरेक्स 5% से रिजर्व कम आपके हो। पास है। हाँ, ये सारे लिमिटेशन लगा दिए उन्होंने। अगर ऐसा हो तो कैपिटल, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को एक बार एशियन टाइगर्स ने किया था, और उसका वो लोग अगले इंडोनेशिया 10 साल बर्बाद तक हो भोग गया। रहे थे। हाँ, उसका 10 साल तक वो लोग भोग रहे थे, तो इसीलिए ईस्ट उसमें बोला एशियन जाता है कि क्राइसिस हुआ था ना 1997 में, ये जी, इसी ईस्ट वजह से एशियन हो गया था। हाँ, उस टाइम नहीं, हम तो बहुत रीजंस क्या है? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इंडिया में क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? इंडिया तो बहुत अच्छी इकोनॉमिक पोजीशन में है कंपेयर टू इंडोनेशिया। जो इसका आंसर है बीओपी वो एसएस क्राइसिस होने के तारापुर, चांसेस है ना। हाँ, उसी कमेटी के आंसर में ही है कि वो कमेटी ने जो जो बोला था, अभी इंडिया कितना फुलफिल कर पा रहा है। अगर कभी आंसर आ गया मेंस में, तो उस कमेटी के 5 रिकमेंडेशन से कॉन्टेसेंट करके मेंस में आंसर लिखा जा सकता है। प्रीलिम्स में भी अगर आ गया तो कहीं से मटेरियलाइज कर सकते हैं, अगर याद हो तो। मतलब जो भी उस बेसिकली क्या हुआ था, कमेटी मैं की थोड़ा है शॉर्ट में बता देता हूँ कन्वर्टिबिलिटी पे एक तो आया है ना एग्जांपल एक के दो बार। थ्रू कि ये पूरा कंसेप्ट, ये ईस्ट एशियन क्राइसिस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, तो मैं उसी से समझा देता हूँ कि क्या हुआ था। जैसे कंट्रीज लाइक मतलब बेसिकली जैसे थाईलैंड हो गई, और कौन कौन सी यहाँ पे इंडोनेशिया हो गई, तो इन कंट्रीज ने ना अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू कर दिया और करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट को लिबरलाइज कर दिया। लिबरलाइज मतलब कन्वर्टेबल कर दिया फुली। तो इस इन दो चीजों से ना उनके एक्सपोर्ट्स तो बढ़े, ये फायदा हुआ, लेकिन साथ ही साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत आने लग गई, बिकॉज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फुली लिबरलाइज्ड थी। तो इससे क्या हुआ, जब वहाँ की कंपनीज कुछ जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज और वो कुछ थी, तो वो जब उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दी, उनका अपना प्रॉब्लम की वजह से वो बैंक्रप्ट हो गए, तो जो एफपीआई टाइप जो चीजें उन कंट्रीज में आई हुई थी ना, उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एकदम इमीडिएटली पुल आउट कर लिया, मतलब एकदम कैपिटल आउटफ्लो हो गया उन कंट्री से। और अचानक से जैसी कैपिटल आउटफ्लो होने लगा ना, तो उनकी करेंसी की वैल्यू मतलब डेप्रिशिएट बहुत ज्यादा हो गई, और इन्फ्लेशन बढ़ गए, बीओपी क्राइसिस आ गया। तो इसीलिए अगर तारापुर कमेटी ये बोलती है कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स या फिर स्ट्रक्चरल जो इकोनॉमी है उसके स्ट्रक्चरल्स अगर कमजोर है, तो ऐसी सिचुएशन ज्यादा आने के चांसेस है। तो तारापुर कमेटी ये बोलती है कि भाई फिस्कल डेफिसिट कम होना चाहिए, इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, एनपीए बहुत कम होना चाहिए बैंक्स का, और बहुत ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स होने चाहिए, तब जाके एक कंट्री सस्टेनेबल तरीके से फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी चला सकती है। अदरवाइज बीओपी प्राइसेस, हाई इन्फ्लेशन, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये सब चीजें चलती रहेंगी, और इसे बोलते हैं स्पेक्युलेटिव अटैक्स। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम करेंगी। मोहित सर, अगर आपके पास ना वो फिगर्स हैं तो आप बता सकते हैं, लाइक कितना कम होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट, या फॉरेक्स कितने होने चाहिए तारापुर कमेटी के हिसाब से? मेरे पास खुला है, मैं बता देता हूँ। हाँ सर, हाँ, पुतिन सर बता दो। आरबीआई में जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 6 महीने का होना चाहिए। 6 महीने आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व चलाने के लिए होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट शुड नॉट बी मोर देन 3.5% ऑफ जीडीपी। इन्फ्लेशन शुड नॉट बी मोर देन 3 to 5%। बैंक एनपीए शुड नॉट बी मोर देन 5% ऑफ द टोटल एसेट्स। तो अभी हम मैक्सिमम कितना कन्वर्ट करा सकते हैं? मतलब कितना हम रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करा सकते हैं, और ये कौन सी बॉडी इसको डिसाइड करती है? ये तो मैम आरबीआई करती है ना, एंड अभी तो करंट अकाउंट में ही अलाउड है ना, कैपिटल में तो बिल्कुल नहीं करा सकते।
हाँ वो तो नहीं, कन्वर्टेबल अलाउड $750 है, million। कैपिटल में रिस्ट्रिक्टेड है, फुल्ली नहीं कन्वर्टेबल नहीं है। $750 कैपिटल million। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है, पूरी जीरो नहीं है। ही नहीं, मतलब आप अगर जीरो मैम होगा क्या तो कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा भाई। मतलब आप अगर एक इंडियन हो तो आपको फॉरेन अगर एक्सचेंज चाहिए तो आप मैक्सिमम कितना जाके कन्वर्ट करा सकते हो? $750 million। $500 million। नहीं, $750 million है, ये तो पक्का इसकी पता है मुझे। इसकी कंडीशंस होंगी ना अलग अलग जगह की, जैसे कि अगर आपको कोई कंट्री जाना है या फिर आपको कोई किसी हाँ को कुछ भेजना है तो उसकी लिमिट्स होंगी अलग अलग। हाँ हाँ, बट एक नॉर्मल लिमिट है जिसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जो कि आरबीआई लिमिट सेट करता है, तो वो है $2.5 लाख। इससे ये नॉर्मल स्कीम है ना। पहली बार सुना ये मैंने। मैम वो इंडिविजुअल के लिए है और हाँ कॉर्पोरेट वो के लिए $500 million है लिमिट। राइट, मैंने इंडिविजुअल का पूछा था। ओके ठीक ओके है। फाइन। ट्रेड पैरिटी प्राइस, ये क्या चीज की कंट्रोल से रिलेटेड है, क्या चीज के प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड है? ट्रेड पैरिटी प्राइस। फ्यूल और WTO नहीं, डीजल। फ्यूल और हाँ, फ्यूल और डीजल प्राइसिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये ट्रेड पैरिटी प्राइस। इसमें मृणाल सर लिखे हैं क्या है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो वर्ड एसोसिएशन की फ्यूल से रिलेटेड है। एक होता है ठीक है। परचेज प्राइस पैरिटी, ये क्या है? मैम आपने क्या पूछा? परचेसिंग पावर पैरिटी पूछा आपने, क्या पूछा? हाँ हाँ परचेजिंग। वो मैम जैसे आपका जो करेंसी है ना, वो कितना क्या क्या वो कर सकता है, जैसे कहीं $1 का कॉफी मिलता है, यहाँ इंडिया में 20 रुपए का है, तो वैसे वाला ना शायद। हाँ करेंसी को कमोडिटी के टर्म में वो डिफाइन करते हैं, हाँ मतलब वैल्यू। करेक्ट, ठीक है। इसमें रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है ना परचेजिंग पावर पैरिटी में, कि इंडिया का क्या रैंक है, तो क्वेश्चन लगता है तो ऐसे ही हाँ यार। यूएस चाइना फिर इंडिया। एक बार आ पीपीपी भी में चुका है थर्ड ये है इंडिया। शायद, 6 करके ऑप्शन दिया था। 6 हाँ वो 6 करके उन्होंने पूछ लिया था। और हाँ वो आई थिंक क्वेश्चन ये था ना 2020 का कि था। सारे जो इंडिया के वो हैं, हाँ नहीं 2019 का था वो, कि सारे जो अपने इंडिया के डेप्ट हैं वो हम डॉलर में लेते हैं, और उसके नीचे ये 6 करके डाल दिया था, दोनों गलत था। हाँ ठीक है। नीर और जीरो में क्या डिफरेंस है? पावर पैरिटी ये दिखाता है कि एक कंट्री के रेजिडेंट के पास एज कंपेयर टू दूसरे कंट्री के रेजिडेंट का कितनी ज़्यादा परचेजिंग पावर है। इसके लिए एक हम बास्केट ऑफ गुड्स बना लेते हैं जो कि डेली नीड्स की होती हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सामान अगर हम वहाँ खरीदेंगे तो कितने में मिलेगा, और यहाँ पे खरीदेंगे अपने में तो कितने में मिलेगा। फिर जो उस हिसाब से जो रेट हो जाता है वही डिसाइड हो जाता है। ठीक है, एक बिग कॉफी बैग का इंडेक्स है। एग्जांपल वही था ना। बिग ये एक बर्गर मैक कितने का मिलता है शायद। एक यूपीएससी प्रीलिम्स, ये 2020 का क्वेश्चन है। परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। और दूसरा ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ $PPP, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये तो भी डिस्कस हो गया। ठीक है, दोनों थर्ड गलत है मैम, दोनों गलत, पहला तो सही है ना। दोनों गलत। पहला सही है। पहला सही है। पहला सही है और 2019 का क्वेश्चन है ये। हाँ और दूसरा गलत है। पहला से दूसरे वाले में हमारा 3rd रैंकिंग होना चाहिए, वो उन्होंने 6th लिख के रखा था। ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेशन इंक्रीजेस एक्सपोर्ट्स या रिड्यूसेस एक्सपोर्ट्स? इट डिपेंड्स कि कितना इन्फ्लेशन है। इन जनरल अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखेंगे तो इट इंक्रीजेस, बट अगर बीरबल की खिचड़ी पका के देखेंगे तो सच में इट डिपेंड्स। नहीं इन्फ्लेशन ये सही था। डिक्रीजेस एक्सपोर्ट्स ना। इन जनरल देखे तो वैसे तो इंक्रीज होगा क्या? जैसे इंक्रीज इन्फ्लेशन करेगा क्योंकि प्राइस बढ़ गए ना हमारी गुड्स के, तो प्राइस जब बढ़ गए तो एक्सपोर्ट्स तो और महंगे हो गए।
और तो एक्सपोर्ट फिर कम हो जाएंगे। करेक्ट, मतलब इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ऐसे करके हम लोग रिलेट कर लेंगे। ठीक है। ये डॉलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी दो स्कीम्स हैं, एक है VRR और एक है FAR। FAR क्या है? अच्छा ठीक है, मैं फुल फॉर्म बताती हूँ तो फिर शायद से वो आइडिया लग जाएगा। फुली एक्सेसिबल रूट। FAR वाला तो मैं वो नॉन रेजिडेंशियल के लिए है क्या? हाँ हाँ हाँ। कितना, मैं गेस कर रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, नहीं ब्लाइंड नहीं, तुक्का। हाँ हाँ, इसमें इन्होंने अलाउ किया था जो भी NRIs हैं कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के लिए। तो ये RBI ने अनाउंस किया था इसको, मतलब ओपन किया था विंडो को। और VRR मतलब वॉलेंटरी रिटेंशन रूट। इसमें FPI के जो टेक्निकल नॉर्म्स है इनको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया था विद अ कंडीशन की 3 महीने मतलब 3 साल तक लिमिट, मतलब 3 साल तो रहे ही FPI इस पे, और ये भी RBI के द्वारा ही डिसाइड किया गया था। और एक और फैक्ट है कि जो FDI में एक बोला जाता है ना कि ऑटोमेटिक रूट में गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, तो वो एक अप टू सर्टेन लिमिट ही है बस, एंड दैट लिमिट इज 5000 करोड़ एज पर, मतलब जितना मैंने लास्ट चेक किया था। अब शायद मतलब से बड़ी तो नहीं होगी, बट 5000 करोड़ से ऊपर की अगर कोई FDI आ रही है इवन इन ऑटोमेटिक रूट सेक्टर, तब भी गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगा। उससे एक और रिलेटेड एक और चाइना कॉन्सेप्ट है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश का है तो होम मिनिस्ट्री का लेना जरूरी है शायद ना। हाँ, और बाई चांस कहीं से भी 5000 करोड़ से ऊपर आ रहा है ना, तो उसमें पहले कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उसके पास फाइल चली जाती थी। उसका ना एक बॉडी भी थी, FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। पहले ये थी, अब इसको अबॉलिश कर दिया गया है। अब ऐसा हो रहा है कि जिस भी ऑफिशियल मिनिस्ट्री के पास है, इसमें एग्जाम्पल देखिए मुनाल सर ने समझाया था बढ़िया, कि अगर कोई पेनड्राइव बनाने की फैक्ट्री लगाना चाह रहा है जिसमें 5000 करोड़ से ज्यादा की FDI आने वाली है, तो पहले डिपार्टमेंट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री ये जो है अपना टेक लेती थी। लेकिन अब क्या होगा, माइटी इंडस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है पेन ड्राइव, तो माइटी इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स मिनिस्ट्री मिलकर प्रपोजल देंगी। मतलब अगर 5000 करोड़ से कम है और जैसे ही 5000 करोड़ से ज्यादा हुआ तो फिर वो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बेंच से ही जाएगा, और उसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर है फिलहाल। ठीक है, एक ठीक है, क्वेश्चन है। हमने गोल्ड, हेलीकॉप्टर मनी हमने डिस्कस कर लिया ना। हाँ ये हो गया था कल। गोल्ड ट्रांच रेफर्स टू, ए है अ लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक, बी है वन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सी है अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय WTO, एंड डी है अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर्स। IMF डी हाँ, IMF डी। D। ये 20 का है क्या, क्वेश्चन। मतलब बेसिकली गोल्ड ट्रांच होता क्या है? पेपर एक तरीके का लोन मिलता है और कुछ नहीं। हाँ, आपको कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड आप वहाँ डिपॉजिट कर दोगे, उसके बेसिस पर आपको एक राइट मिल जाता है कि आप कभी भी IMF से लोन ले सकते हैं। ओके, बैंकिंग अच्छा, सेक्टर, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से FDI की लिमिट क्या है और गवर्नमेंट अप्रूवल से FDI की लिमिट क्या है? यार ये तो याद 74% है, मुश्किल उसको है। 100 करने वाले हैं। अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से आप कितना FDI ला सकते हो और विद गवर्नमेंट 100%। अप्रूवल आप कितना FDI ला सकते हो? ऑटोमेटिक इज 100%। 74% है क्या ऑटोनोमस? 74% और उसको 100 करने जा रहे हैं। हाँ, अब ये तो डिटेल इसमें नहीं रखी है, बट ऑटोमेटिक रूट से जो है वो सिर्फ 49% आ सकता है, और गवर्नमेंट के अप्रूवल से आप 74% तक अभी फिलहाल मैक्सिमम कर सकते हो। बट अगर ऐसा कुछ अपडेट है तो फिर वो मैं बाद में देखकर ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। नहीं, आप एक सही कह रहे हो। एक्चुअली वो वैसे करके दे रखा था ना हैंडआउट में कि 49% था, फिर वो 74% HDFC का कुछ दिखा रखा था ना, 73 समथिंग उसका है प्राइवेट शेयर होल्डिंग, कुछ ऐसे करके। एक फैंटम कैपिटल टर्म यूज में रहती है, ये किस चीज से रिलेटेड है? वाइल्ड कम गैस। अगेन कम अगेन कम अगेन सर। फैंटम, फैंटम, PHANTOM। क्या है सर ये, मतलब किस चीज से रिलेटेड है? FDI आपकी वाला है क्या? आवाज नहीं आई अभी।
एफडीआई वाला क्या? हाँ हाँ, ये एफडीआई से ही रिलेटेड है। गूगल करना है थोड़ा अलग टर्म, अलग चीज है ये, मतलब एफडीआई से ही क्या रिलेटेड है इसका फुल फॉर्म, मतलब स्पेल इट कैसे करेंगे? फैथम कैपिटल की फैंथम? फैंटम, PHANTOM, फैंटम। ओके, अच्छा मैं फर्स्ट टाइम सुनी, ठीक है। मैं एक कोई गूगल करके बता देना एग्जैक्टली क्या है। यार सुना हो यार, ये क्या मतलब याद नहीं आ रहा, शायद था 3-4 साल पहले न्यूज में। हम्म। ये जो कॉफी या रबर बोर्ड है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? ओके, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर कुछ अटैच्ड ऑफिस है? मैम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आएगा ना ये तो। हाँ करेक्ट। बस वो हाँ हाँ, अभी ये रबर बोर्ड स्टैट्यूटरी कमोडिटी बोर्ड है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्टैट्यूटरी है टेक ना पे मैम। बात करी। स्टैट्यूटरी है। करेक्ट। अच्छा, जैसे ये मिडिवल के टर्म्स पूछ लेते हैं, ऐसे ही एक टर्म पूछ रही हूँ, गेस कर क्या है? श्रेणी। गिल्ड्स को बोलते श्रेणी हैं मैम श्रेणी। गिल्ड है। गिल्ड है वो तो, गिल्ड है वो है ना ये तो, ग्रुप ऑफ मर्चेंट पीपल जो वो मर्चेंट करते हैं, मर्चेंट मर्चेंट। मर्चेंट गिल्ड्स, हाँ ये। ठीक है। एक मुझे प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट नहीं पता है, बट ये टकरा कोलिनी, ये क्या है? मैं ऑप्शंस दे देती हूँ। टिन का काम करने वाले हैं मैम, वो आई टिन हैव एलिमेंट। नॉट। हाँ, टिन का काम करने वाले, जो टिन का स्मिथिंग करते हैं। करेक्ट करेक्ट। और ऐसी सेठी है, ये तो खैर काफी। सेठ तो सेठी, होलसेलर जो रहता है वो आज भी बोलते हैं ना, सेठ के यहाँ जा रहे हैं। सेठी होलसेलर जो मर्चेंट होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है। जो कुछ कैबिनेट कमिटीज हैं, दो कमिटीज में पीएम नहीं होते हैं चेयरमैन, तो वो दो एक्सेप्शंस कौन से हैं? एक तो एकोमोडेशन वाले में, एक तो हाँ, एकोमोडेशन वो होम मिनिस्ट्री देती है शायद। और एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अभी है फिलहाल ना? डिफेंस मिनिस्टर है। और ऐसा है नहीं कि हमेशा चेंज, मतलब कभी कभी पोर्टफोलियो चेंज भी हो जाता है। कभी कभी जो है वो अकोमोडेशन वाला हो सकता है, कहीं और पहुंच जाए, तो ऐसे जरूरी नहीं है हमेशा। और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अभी फिलहाल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। ये ट्विन डेफिसिट क्या है? फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। आई थिंक ट्विन डेफिसिट हो वो है गए ना, ट्विन। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी डेफिसिट हो जाता है और प्राइवेट कंपनीज में भी डेफिसिट वो हो जाता है। फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट जब एक साथ बैलेंस हो ना, शीट तो ट्विन डेफिसिट। प्रॉब्लम है वो, ट्विन ट्विन बैलेंस बैलेंस। शीट तो बैंक एंड कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जब हो जाता है वो होता है। हाँ, बट ये मैं पूछ रही हूँ ट्विन ट्विन डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट जब एक साथ हो तो ट्विन राइट, डेफिसिट हो। जब दोनों ही आपके करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट दोनों ही हाई है, तो हम लोग बोलते हैं ट्विन डेफिसिट। अच्छा, इंडिया में कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम है? ऑप्शंस है पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मैनेज सिस्टम, डर्टी वाला। मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या? एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। राइट, 93 से है, सिंस आरबीआई 93 वाला डायरेक्टली सिस्टम है। इंटरवीन नहीं करती, जब बहुत ज्यादा, जब ज्यादा हो तब आरबीआई इंटरवीन करेगी, वही वाला ना? हाँ हाँ वही। वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई नाम बता दो। आईबीआरडीए, मीका, आईबीआरडीए, आईडीए, एमआईजीए, आईसीएसआईटी, हाँ, मॉइस। आईएफसीएस वाला, आईएफसी है इनमें से इंडिया इसका मेंबर नहीं एक है। बचा। इंडिया आईसीएसआईटी डिस्प्यूट वाले ICISID रेजोल्यूशन का मेंबर नहीं है। एंड जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसमें दो आईबीआरडीए, आईडीए। ठीक है। ब्रिक्स का कौन से समिट से स्टार्ट हुआ था? एक समिट है ना इससे रिलेटेड, ब्रिक्स से। उरुग्वे है या पता नहीं क्या है।
वो WTO था, ये ब्रिक्स का फोर्टालिसा डिक्लेरेशन बे यार, पोर्ट एलिजा डिक्लेरेशन है। नहीं वो न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था उसका है। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट, ठीक है। इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं ब्रिक्स में? पोर्ट एलिजा ही तो है 2014 वाला। हाँ वही है न्यू डेवलपमेंट ब्राजील, बैंक। इंडिया, चाइना, रशिया, रशिया और साउथ अफ्रीका। ये भी एक और नई कंट्री वो ऐड हुई है शायद, इजिप्ट। ऐड नहीं हुआ अभी फिलहाल, ब्रिक्स ही है। हाँ तो वो ऐड होने का कुछ था ना, मैंने हेडलाइन देखी थी शायद। जब ऐड होगा तब उसका नाम ब्रिक्स प्लस हो जाएगा। ठीक ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ईच मेंबर इज गिवन इक्वल वोटिंग पावर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। ठीक है। एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसमें क्या है वोटिंग क्राइटेरिया? 27% चाइना का है, इंडिया का 6% है भाई ना। एशियन कंट्रीज उसमें डोमिनेट करती है। हाँ सही है। मतलब वहाँ पे आपका इक्वल वोटिंग नहीं है, वहाँ पे शेयर कैपिटल आप जितना प्रोवाइड करोगे उसके बेसिस पे आपको पावर मिलेगी। दोनों के हेडक्वार्टर्स बता दो कहाँ कहाँ है? एक है बीजिंग, एक है शंघाई। ब्रिक्स की शंघाई है और उसकी वाली बीजिंग होगी शायद। कैन यू प्लीज करेक्ट मी? जैसे जो वन सेकेंड, हैव अ डाउट हियर, लाइक आई डोंट रिमेम्बर कि ये सही है या नहीं। जैसे जो AIIB है, AIIB में जो सीक्वेंस है, लाइक जो शेयर होगा वोटिंग का, वो ऐसे है, चाइना है ना फर्स्ट, फिर 27%। इंडिया, फिर एंड फिर जर्मनी। दिस इज द सीक्वेंस, चाइना, इंडिया, रशिया, जर्मनी। यस मैम। एंड फॉर ADB दिस इज द सीक्वेंस, चेक करना एक बार, जापान, USA, चाइना, इंडिया एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। दिस इज द सीक्वेंस, राइट? मैम ये नहीं देखा। कंफर्म करके बता। आई थिंक यही दोनों के, ये दोनों सीक्वेंस है, ADB का JUCIA एंड उसका चाइना, इंडिया, रशिया, जर्मनी। एक बार चेक कर लेना। अच्छा, JUCIA, ओके, ठीक है। आइडियाज क्या है? This is something related to socio-economic infrastructure. ये कुछ लोन से रिलेटेड है। यस, वो MSME, शायद MSME के लोन्स वाला है। ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। और कोई गेस करना चाहेगा इसमें? असिस्टेंस है बट हम MSMEs को नहीं दे रहे हैं, हम थोड़ा फॉरेन रिलेशंस को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हम कैसी कंट्रीज को देते हैं लोन? ये मेनली डेवलपिंग कंट्रीज को हम देखते हैं, मतलब असिस्टेंस देते हैं। तो ये किस मिनिस्ट्री में आएगा? एक्सटर्नल अफेयर्स। हाँ करेक्ट, ठीक है। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स पूछ रहे होंगे आप, QIB। QFI है, क्वालिफाइड फॉरेन वही है इन्वेस्टर। जो यार जिनका ट्रेड से लेना काम वाम होता है ना, वो थोड़ा एक्सपीरियंस वाले, शायद वो है क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर्स होते हैं ना, जो डोमेस्टिकली होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। यार ये हाँ ना राइट। खत्म करके इसको शायद एक में मर्ज कर दिया है RBI ने, FII में डाल दिया है इन सबको। बताइए अगर गलत है तो, क्योंकि मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है ना, जितने भी टाइप का था उनको क्लब करके FII में डाल दिया। QIP ये सब जितने भी हैं इनसे को क्लब करके डाल दिया था RBI ने। QFI तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है अभी भी अलग है, बिकॉज इट इज FATF। हाँ सेबी करेगी ना अभी है उसको तो। शायद। QIB का तो सेबी देखती है। 19 QIB अलग हो गया, हाँ राइट। वो 19 में क्वालिफाइड, और 19 में क्वेश्चन था ना AIIB वाला, जिसमें वो 80 कंट्री बता रहे थे या मोर देन, वो वाला याद है? हाँ हाँ है।
वो इसका मैं पूछ 2020 का क्वेश्चन है कि AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स इन AIIB, और तीसरा स्टेटमेंट था AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। तीसरा मैम वाला वन तो ओनली गलत है, ये होगा, कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? वन ओनली होगा मैम। हाँ हाँ करेक्ट। ठीक है, और किसी को पूछना है कुछ? वैसे तो सारे क्वेश्चंस हो ही गए हैं जो इसे देख पा रहे, मतलब ऑलमोस्ट लग रहा है। तो इन्फ्लेशन पे चले क्या, जो जैसे मैं अगर आप लोग हाँ क्योंकि वो हो चुका है, तो जो बचा है वही करेंगे सिर्फ, तो वो भी 15 मिनट में हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, कर सकते एक हैं। ये हो गया था क्या कि मोस्ट फेवरेट सीरियस नेशन फ्रॉड कंट्री का वो होता है ना, इन्वेस्टिगेशन टैग एजेंसी, होता है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनी से रिलेटेड है, जो कि फ्रॉड्स और में। शेल कंपनी क्या होती है? शेल कंपनीज का मतलब कोई एक्टिव या सिग्निफिकेंट बिजनेस नहीं होता है, दे आर शेल फ्रॉम इनसाइड। करेक्ट। अच्छा, एक चीज ये बताओ कि क्या इंडिया में शेल कंपनीज डिफाइंड हैं? नहीं है। इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है डोरमेंट कंपनी, तो वो डोरमेंट कंपनी डिफाइंड है, शेल नहीं है। तो डोरमेंट कंपनी क्या होती है? नो बिजनेस गोइंग ऑन। करेक्ट, मतलब उनका पर्पस इलीगल नहीं होता है, बस वो कुछ फाइनेंशियल ईयर में अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भरते हैं या कुछ रिपोर्ट्स नहीं वो कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, वो डोरमेंट कंपनी है। एंड शेल कंपनी का मेन मोटिव ही होता है कि इनको मतलब मनी का वो करना है। अच्छा, 3 तरह की सब्सिडीज मेंशन्ड हैं, कौन कौन सी हैं? एम्बर, WTO की जो एम्बर बॉक्स, ग्रीन इसमें बॉक्स और ब्लू डिफरेंस क्या बॉक्स। है? कोई जल्दी से इनका डिफरेंस बता दो, तीनों सब्सिडी में डिफरेंस क्या है? ग्रीन होती है जिसमें ट्रेड में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता, एम्बर में ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है, ब्लू बॉक्स इसके बीच में है, मतलब थोड़ा सा। तो ग्रीन सबसे बेस्ट है जिसमें कोई ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा, एम्बर सबसे खराब है जिसमें ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है। जैसे कि एम्बर का एग्जांपल हो गया जैसे फर्टिलाइजर पे सब्सिडी हो गया, ग्रीन बॉक्स का एग्जांपल हो गया जैसे हम कुछ इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, लाइक PM किसान। और एक ब्लू बॉक्स होती है उसमें मतलब वो लिमिट ब्लू बॉक्स रिसर्च के ऊपर बोल सकते हो आप। एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ अचानक से बोलिए। जो बोल रहे थे उनकी आवाज ही बंद हो गई। नहीं, हाँ वो मैंने माइक ऑफ कर दिया था एकदम से, सॉरी। वो ब्लू बॉक्स में ना हम लिमिट प्रोडक्शन की लिमिट ऑफ, मतलब ऑफ कह रहा हूँ, लिमिट कर देते हैं प्रोडक्शन को, कि लाइक मतलब की सॉइल की फर्टिलिटी या फिर उससे रिलेटेड। एक फिर लास्ट पूछ लेते हैं इससे, एक रैशे ऑब्लिगेशन होता है, इसका क्या मीनिंग है? RCEP से रिलेटेड है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो कोई भी नेशन है वो उसने जो भी कमिटमेंट्स किए थे उसको फिर वो वापस नहीं कर सकता है, मतलब आपने कमिट कर दिया एक बार तो आपको वो फुलफिल करना होगा, बस वही है रैशे ऑब्लिगेशन। तो R से है ना, तो याद रख लेना RCEP से रिलेटेड है। किसी को पूछना है कुछ इम्पोर्टेंट ऐड करना है तो इजी रहेगा सबके लिए, बेनिफिशियल रहेगा। एक्चुअली रैटशेट ऑब्लिगेशन में क्या होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ एनी कंट्री बिकम्स द मेंबर ऑफ RCEP, ठीक है, तो दे हैव प्रोमिस्ड कि दे विल कंप्लाई विद देयर ईच एंड एवरी नॉर्म। तो उसमें क्या होता है, अब अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर बन गए हो तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने उस ग्रुप को इसलिए चूज किया सो दैट यू कैन एटलीस्ट प्रोवाइड द सपोर्ट टू देयर मेंबर्स एज वेल।
तो इसका मेंबर बनने के बाद यू कैन नॉट रेज द टैरिफ्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स फॉर एनी मेंबर कंट्री बिलोंगिंग टू द RCEP. करेक्ट. ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड? करंट अकाउंट कन्वर्ट आवाज नहीं आ रही है. Shall we move on to pillar number 4? हाँ श्योर, ठीक है, पूछ लीजिए, आपको कुछ पूछना है इसमें. पूछना नहीं, मतलब हम लोग कल बहुत सारे टॉपिक्स है जो स्किप कर दिए हैं, तो दिमाग में नहीं आया हम लोग. जैसे इन्फ्लेशन हम लोग शायद 2-3 टाइप का ही डिस्कस किए. स्टैगफ्लेशन किया हमने, बट मैं जब अच्छे से देखा तो इसमें बहुत सारे टाइप का है. तो एक बार सारे के सारे इन्फ्लेशन को रीड आउट कर लें. हाँ सर, प्लीज गो अहेड. ठीक. डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब जब जो पब्लिक है उसके हाथ में काफी ज्यादा पैसा हो तब उससे होता है. मॉनेटरी इन्फ्लेशन तब जब RBI जो पैसा प्रिंट कर दे उससे जो हो तो मॉनेटरी इन्फ्लेशन होता है. कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन तब होता है जब प्राइसेस राइज हो ड्यू टू कॉस्ट ऑफ इनपुट, यानी कि फर्टिलाइजर का प्राइस इंक्रीज हो गया, इस वजह से एग्रीकल्चरल आउटपुट का मतलब फल सब्जियों का प्राइस बढ़ जाए तो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया. प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन ये कल मैम ने पूछ रखा था. कार्टेल वाले जो करते हैं डिलिबरेटली कट डाउन सप्लाई कर देते हैं तो प्रॉफिट से ओरिएंटेड इन्फ्लेशन होती है. बिल्ट इन इन्फ्लेशन ये प्राइस वेज इन्फ्लेशन स्पाइरल होती है, यानी कि जैसे कि अचानक से कोई कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को ज़्यादा पैसे दे दिए, तो फिर कंपनी ने बाई चांस जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीजेस व्हेन वर्कर्स हायर वेजेस डिमांड करेंगे, उस वजह से फिर उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा और उस पैसे को कॉम्पनसेट करने के लिए कंपनी वाले जो है वो ज़्यादा असर डाल देंगे किस पर, कॉमन मैन पर. तो ये इन्फ्लेशन का एक स्पाइरल जैसा बन जाता है. तो ये हो गया बिल्ट इन इन्फ्लेशन. स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन और बिल्ट इन इन्फ्लेशन दोनों सिमिलर जैसे है, लेकिन स्ट्रक्चरल में इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से होता है. अगर फॉल्टी इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो की जाए तो जो इन्फ्लेशन होगा वो स्ट्रक्चरल होगा. कल हमने स्टैगफ्लेशन भी डिस्कस किया था. इसमें होता है हाई इन्फ्लेशन प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट प्लस लो ग्रोथ रेट, तो ये हो गया स्टैगफ्लेशन. रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन यानी कि जब वॉर हो, जैसे कोरोना के टाइम पर या कुछ ऐसे टाइम पर, तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल लगा देती है हर चीज पर, लेकिन अचानक से जब गवर्नमेंट हटाती है तो सब लोग देखते हैं कि सब लोग मतलब मैड रश जैसा होता है. तो अचानक से जब जैसे प्राइस बिल्कुल ऊपर चला जाता है तो होता है रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन. और स्क्यूफ्लेशन. स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, जब ऐसा हो कि कुछ स्पेसिफिक कमोडिटी का जो प्राइस है वो एकदम आसमान छूने लग जाए. जैसे कि टमाटर का प्राइस एकदम आसमान छूने लग जाए, बाकी सारा प्राइस नॉर्मल रहे. उसके बाद हेडलाइन इन्फ्लेशन. जितने भी टाइप का इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में उन सबको ऐड कर देते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन. फिर कोर इन्फ्लेशन, कल शायद किसी ने पूछा था. कोर इन्फ्लेशन है हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस इन्फ्लेशन इन फूड एंड एनर्जी आर्टिकल्स. उसके बाद फिर रिफ्लेशन, जब बहुत ज्यादा डिफ्लेशन में चले जाए तो गवर्नमेंट और RBI जो भी एक्शन ले इकोनॉमी में उसको डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की पाथ में लाने वाले जितने भी प्रोसेस है उसको रिफ्लेशन बोला जाता है. नाइस, ठीक है. एक D10 क्लब है, ये किससे वो था ना, डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन भी चीज होती है ना, उसमें कोई डिफरेंशिएट कर सकता है? सर कम अगेन, क्या बोला आपने? डिफ्लेशन वर्सेस डिसइंफ्लेशन. सर डिसइंफ्लेशन में ना इन्फ्लेशन का जो रेट है वो रिड्यूस हो जाता है और डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का उल्टा हो गया, परसिस्टेंट डिक्रीज इन प्राइस लेवल्स. राइट. डिसइंफ्लेशन में इन्फ्लेशन रहेगा, बस उसका रेट कम होगा. राइट. डिफ्लेशन मींस नेगेटिव इन्फ्लेशन, राइट. ठीक है. एक D10 क्लब है, इसमें कौन कौन है, ये क्या है बेसिकली? D10 में रिलेटेड है ना, 5G. G7 और इसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया था. 5G के ऊपर था. यस, कंट्रीज है 5G को एनहांस करने के लिए एंड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए. हाँ, ये कॉफी क्लब क्या है? वो तो इंडिया के अगेंस्ट में ना, फॉर UNSC रिप्रेजेंटेशन उन्होंने जो बनाया.
यस, G4 के अगेंस्ट में। रेसिडेक्स इंडेक्स कौन निकालता है? कौन सा? हाउसिंग रेसिडेक्स बैंक। इंडेक्स। एक साथ सब लोग बोले ना तो समझ में नहीं आया। अल्टीमेट फिर से बोलो एक बार। नेशनल हाउसिंग बैंक। हाँ, नेशनल हाउसिंग बैंक निकालता है। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होता है लैंडिंग रेट्स पे? इंक्रीज हो जाता है ना। मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और ग्रोथ कम हो जाती है, मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है ना। और भी किसी को कुछ पूछना है या कुछ ऐड करना है? मैम अगला आज पिलर के कल जी से ही चालू करेगा? हाँ, कल ही से करना होगा। देव सर अभी अभी कितना ज्वाइन किए। टॉपिक? हाँ, क्या 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 टॉपिक है हमारा रह गया है जो? मैम पिलर 3 तो हो गया पूरा आई गेस। हाँ हाँ, इसमें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वाला ना। यस मैम 3A आई गेस। हाँ, इसमें मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी है, इतना हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर ही हो गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट से, या किसी को लग रहा है कुछ अभी रह गया है? यार अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ देव सर, अब भी आई। मैं 2 हाँ घंटे सोच रहा था आवाज ही नहीं आ रही आपकी, अब आई आवाज। नहीं बीच में आया ही लेट था। मैं पूछ रहा था कि करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी या फिर करेंसी कन्वर्टिबिलिटी डिस्कस हो गया था अपना। सब डिस्कस हाँ कर हाँ, लिए। सब हो गया। ये शेरशाह हमारा क्या टॉपिक रह गया है? जो हमारा वो था, मतलब प्लान था, उसमें ऑलमोस्ट हो गए ना सारे टॉपिक्स, आज का जो टारगेट था? मैम आज बेसिकली प्राइमरीली यही था मैम, पीओपी था, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड जो हमारा रह गया था, जो पुतिन ने बोला था ना इन्फ्लेशन वाला, उसमें तो और कुछ ऐड करना नहीं है। तो आज का तो टारगेट आई गेस हो ही गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं पूरी। मैम मेरे हिसाब से तो हो चुका है, क्योंकि और तो कुछ अलग से है नहीं, क्योंकि ये पिलर तो अब खत्म होने पे आया। और जो 3B में है जो हमने नहीं पूछा ना, वो इतना ट्रिवियल है कि वो पढ़ के किया जा सकता। मतलब जो पढ़ के 10 मिनट में खत्म किया जाए, उसको 40 मिनट क्या डिस्कस करें। कौन किसका मेंबर है, ये वो SCO, वो आखिरी में दे रखा है ना 3B के एंड में, सारे के सारे ग्रुप्स का। हाँ, ये खुद से पढ़ना ज्यादा राइट। सही है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा ना, जैसे आज विस्की का मैम ने एक वो बताया ना, आप प्लीज ऐसे ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ग्रुपिंग्स के ना ट्रिक्स आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जिसको जो भी पता है। बहुत हेल्पफुल हो जाता है ना याद करने में। PSIR वाले कोई होंगे ना, उनको अच्छे से पता होगा कि कैसे याद करनी है ऑर्गेनाइजेशंस के ये सब। या तो कोई अगर प्लीज किसी को आता हो तो आप कल बता देना 10 मिनट के लिए। जिसको और भी जो भी PSIR ट्रिक वाले ना निकालता रिवीजन रहे इज तो। द की। हम PSIR वाले क्या बार बार देखते हैं तो हमें याद हो जाता है कुछ। अच्छा, ओके, ठीक है। चलो फिर आज का फिर वाइंड अप करते हैं सेशन। किसी को कुछ और ऐड करना है? बाकी फिर वरना अच्छा, दृश्यम इज हियर ना, तो ठीक है। आज का अच्छा ये खत्म करना है बजट कि नहीं दृश्यम आज? बजट वाला जो टॉपिक है ये अभी कल करेंगे या फिर बजट आने के बाद करें? सर नहीं बजट नहीं, आने कल ही करेंगे। कल ही करेंगे। वो स्टैटिक ओरिएंटेड होगा ना पूरा, बेसिक्स कंसेप्ट्स होंगे उसमें। जब बजट आएगा तब उसके बाद फिर से 1-2 सेशन रख लेंगे उसको। हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो कल निपटा देते हैं। हाँ मतलब पूरा जो भी मृणाल सर ने पहले पढ़ाया वो पूरा कर लेंगे। उसके ऊपर बस आंकड़े ही चेंज होंगे यार बाद में, या फिर कोई नई स्कीम लॉन्च करिए जो भी है। तो सर बजट एक ना सेशन करते हैं। हाँ बोलिए प्लीज सर, कहिए। पुतिन सर। मैं एक बोल रहा था सेशन काफी 40% बल्की रख साइड है लेंगे। बजट। नहीं, जैसे दृश्यम सर ने बोला ना वो ठीक लगा मुझे। कल ना बजट साइड का स्टैटिक और इकोनॉमिक सर्वे वगैरह का स्टैटिक कर लेते हैं। जब बजट इकोनॉमिक सर्वे आएगा